आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय डॉक्टर नवाज़ अली शाह की बुक है। उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल एंड रिलेटेड इंटीग्रल थ्योरम्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका समझ लेते हैं कि ये इंटीग्रल्स क्या है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है? हमारे पास लाइन इंटीग्रल है वन डायमेंशनल और ये बनाता होता है हमारे पास कर्व्स। जो डबल और सरफेस इंटीग्रल है वो हमारे पास टू डायमेंशनल होता है, यानी कि इसमें दो एक्सिस यूज हो रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास ये है ना। तो इसमें से अगर हम लोग सिर्फ एक को यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या बना रहे हैं? कर्व और लाइन इंटीग्रल। तो ये होगा हमारे पास लाइन इंटीग्रल। अगर इसको और इसको यानी इन दो को यूज़ करेंगे तो हम क्या बनाएंगे? टू डायमेंशन यूज़ करेंगे ना, तो हम लोग क्या बनाएंगे? एक सरफेस बनाएंगे, जो कि यहाँ पर सरफेस बनेगी, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा हमारे पास? डबल और सरफेस इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, जिसमें हमारे पास पूरी स्पेस यूज हो रही होगी। ये हमारे पास क्या बना रहा होगा? वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिए ये टॉपिक है जिसमें हमारे पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स बताए होंगे कि हम किस थ्योरम को किस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो लाइन इंटीग्रल के अगर हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है उसे डबल इंटीग्रल में, तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? ग्रीन थ्योरम। अगर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में भी कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? स्टोक्स थ्योरम। और सरफेस इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल में अगर हम लोगों ने करना है और ट्रिपल इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिए एक टॉपिक है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है टेंजेंटियल लाइन इंटीग्रल। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। अब हम आते हैं कि टेंजेंटल लाइन इंटीग्रल की मखसूस शक्ल पे। मान लें कि हमारे पास एक है ना कर्व है ए से बी तक, ठीक है। ये हमारे पास एक कर्व है। अब इस कर्व को हम लोगों ने क्या किया हुआ है? अब इस कर्व का नेम है हमारे पास सी, और इस कर्व को हम लोगों ने सब डिवाइड किया हुआ है सेगमेंट्स के अंदर, एन सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। जो कि है P1 P2 से लेकर Pn-1 तक। ये हम इसको आर्बिट्रेरली यूज़ कर सकते हैं, यानी हम इसकी जगह कोई भी नेम वगैरह रख सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया कि ए को हम लोगों ने क्या नेम दे दिया? P0 का, और बी को क्या नेम दे दिया है? Pn का, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? लेट एक्स वाई जी हमारे पास क्या है? बी अ कॉन्टिन्यूस वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इस कर्व के अंदर हमारे पास ए वेक्टर क्या है? एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर जो हम लोग फंक्शन कर रहे हैं उसका जो वेक्टर होगा वो हमारे पास है ए वेक्टर है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हमारे पास लेट ए बी अ स्पेस कर्व डिफाइंड इन अ वेक्टर फील्ड। यानी इस फील्ड के अंदर जो हमारे पास एक कर्व हम लोगों ने दी है वो क्या है? एक स्पेस के अंदर में से जो पॉइंट्स लिए हैं ए बी, उसकी एक कर्व बन रही है जिसको हम लोगों ने वेक्टर फील्ड के अंदर डिफाइंड किया है। अब हम लोगों ने डिवाइड द कर्व, अब हम लोगों ने क्या किया है? डिवाइड किया है कर्व को एन सेगमेंट्स के अंदर, सब सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। जो कि है डेल्टा S1, डेल्टा S2 और सो ऑन डेल्टा Sn। यानी ये जो हमारे पास अगर हम लोग ये पॉइंट लिए हैं, अगर हम लोगों ने एक कर्व ली हुई है, इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के अंदर जो एक सेगमेंट होगा उसको क्या नाम दिया हुआ है? डेल्टा S। यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये है PK से लेकर QK तक, ठीक है। ये उसका सेगमेंट है डेल्टा SK के साथ हम लोगों ने इसको डिनोट किया हुआ। अब क्या है? लेट TK हमारे पास क्या है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू C एट QK। अब हमारे पास QK एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोगों ने यूनिट टेंजेंट वेक्टर T डिनोट करवाया है। वो मल्टीप्लाई द टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ A एट QK विद द आर्क लेंथ डेल्टा SK ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अगर हम लोगों ने किसी भी सेगमेंट का टेंजेंट कंपोनेंट मालूम करना हो, टेंजेंट कंपोनेंट यानी कि ये किस तरफ को मूव कर रहा है या उसके ऊपर कौन सा फंक्शन लग रहा है, ये अगर मालूम करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यूनिट टेंजेंट वेक्टर को क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट लेते होते हैं उसके वेक्टर के साथ, ठीक है। अब अगर हम लोग ये किया है तो हर एक पॉइंट का जो हमारे पास निकलेगा यूनिट टेंजेंटल कंपोनेंट जो निकलेगा वो हमारे पास किससे बना होगा? इससे बना होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन से और इसके यूनिट टेंजेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। जब इन सब का समीशन करेंगे तो हमारे पास क्या एक फॉर्मूला आएगा? यानी हर पॉइंट के अगर हम लोग यूनिट टेंजेंटल कंपोनेंट निकालें तो उन सबको, यानी कि पूरी आर का अगर हम लोगों ने डिफाइन करना है तो वो किस तरह से करेंगे? समीशन, यानी एन उसकी तादाद के कितने उसमें पॉइंट्स में डिवाइड किया होगा, के इक्वल टू 1 ए के डॉट, ये हमारे पास क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली समीशन फॉर्मूला, ठीक है।
अब आगे आ जाते हैं। जब हमारे पास अगर हमारे पास क्या हो जाए, जो सब डिविजन हमने की थी, यानी n की तादाद इनफाइनाइट हो जाए, अगर हमारे पास कर्व्स की जो पॉइंट्स हैं यानी सब सेगमेंट्स हैं उनकी तादाद हमारे पास क्या हो जाए, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। और हमारे पास अच्छा, नाउ टेक द लिमिट ऑफ दिस सम एज, यानी कि इसकी लिमिट हम ले लेते हैं कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन सच अ वे दैट की आर्क लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट हमारे पास 0 के तक पहुंचे, यानी हम उन सारे सेगमेंट्स को इतना छोटा कर दें कि उनकी जो लेंथ हो वो हमारे पास क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो ऐसी हम लोगों ने, अगर ये हमारे पास कंडीशन आ जाए, तो दिस लिमिट इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इस कॉल्ड टेंजेंटल लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन अलोंग कर्व सी फॉर ए टू बी इज डिनोटेड बाय। अब हम लोग किससे डिनोट किया जाएगा कि उसकी हमारे पास लिमिट क्या थी, ए से बी तक की लिमिट थी, ए वेक्टर था, पॉइंट फंक्शन था, और ये टेंजेंटल यानी कि टेंजेंट यूनो टेंजेंट था हमारे पास किसी भी ऑल सेगमेंट्स का, ठीक है। और डी एस हमारे पास चेंज इन दी लेंथ है। हम इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते, शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाती है, टोटल कर्व के इक्वल ही हो जाती है, तो हम इसको सी के जरिए जब ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये आया। अब हमें मालूम होता है कि हमारे पास जो यूनिट टेंजेंट है वो किसके इक्वल होता है, डी आर ओवर डी ऑफ एस। हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी ऑफ एस डी ऑफ आर, तो हम इसकी जगह पे डी ऑफ आर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया, यहाँ से डी ऑफ आर हमें पता है पोजीशन वेक्टर होता है, तो इसकी जगह हम लोगों ने डी एक्स डी वाई और डी जी लिख दिया, और ए वाले वेक्टर की जगह हम लोगों ने पहले से ही डिनोट किया हुआ था कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए आई A1 A2 A3 वेक्टर्स के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास डी आर है ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी डी आर क्या हमारे पास, ये वाला डी आर, हम इसको क्या कहलाते हैं, कहते हैं डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। द लाइन इंटीग्रल इज समटाइम्स कॉल्ड स्केलर लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए, यानी कभी कभार हम इसको क्या कहते हैं, स्केलर लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं, क्योंकि इसके हमारे पास क्या आंसर आता है किसी ना किसी स्केलर वैल्यू में आ रहा होता है। इसमें हमारे पास कोई भी वेक्टर नहीं रहा, अब ये सिर्फ क्या बन गया, स्केलर वैल्यू बन गई है। एक सी इज क्लोज कर्व, अगर हमारे पास सी क्लोज कर्व हो, लाइक हमारे पास सर्कल है तो ये क्लोज हो गया, तो इज अ क्लोज कर्व विच वी शैल सपोज अ सिंपल क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर, यानी वो अपने आप को कहीं भी कट नहीं करके, दी लाइन इंटीग्रल अराउंड सी, तो लाइन इंटीग्रल इसी के अराउंड इज डिनोटेड बाय, तो उसको हम लोगों ने जब ये क्लोज कर्व हो जाएगी तो हम इसको इससे शो करते होते हैं, ठीक है, इस साइन से। यह लाइन इंटीग्रल और ये क्लोज कर्व है, ठीक है, इसके साथ शो किया। इफ ए इज द फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकुलर मूविंग अलोंग सी, अगर हमारे पास ए वेक्टर इज द फोर्स, वेक्टर हमारे पास किसी एक फोर्स है किसी पार्टिकल के ऊपर कर्व सी के अंदर, द लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय अ फोर्स, तो हमारे पास लाइन क्या करेगी, वर्क डन बाय अ फोर्स शो करवाएगी। इन फ्लूइड मशीन दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ ए, फ्लूइड मशीन के अंदर हम लोग इस इंटीग्रल को क्या कहलाता है, सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग सी कर्व, वेयर ए रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि स्पीड ऑफ फ्लूइड की। इन जनरल एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवैल्यूएट अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल, रेदर इट इज ओपन और क्लोज, यानी कोई भी इंटीग्रल जो कि कर्व के अलोंग चल रहा है उसे क्या कहेंगे, लाइन इंटीग्रल, चाहे वो क्लोज है चाहे वो नहीं है। अच्छा, तो अब आती है हमारे पास लाइन इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज भी आम जैसे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती है वैसी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो लाइन इंटीग्रल के साथ, तो हम उसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, तो इसे कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स जमा हो रहे हों फिर उनके ऊपर इंटीग्रेशन, तो हम इनको अलग अलग से भी कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर कर्व सी जो है वो दो कर्व्स में डिवाइड हो तो हम उसको अलग अलग करके फिर उसके बाद उनका सम भी कर सकते हैं। वेयर द पाथ सी सब डिवाइडेड टू 2 आर्क्स, तो इसे कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, सी अगर कोई पीस वाइज हो, यानी कि सी पीस वाइज हो, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी भी ये वाली सेम है, यानी इसमें दो थे लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, सी एन तक, यानी कि लास्ट जहाँ तक जाएगी वहाँ तक, तो इन सबके सम को हम लोग कर सकते हैं। ये सिंपल इसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। अब हमारे पास क्या है, और इस सारी की सारी टॉपिक्स की जो प्रेजेंटेशन है उसका पीडीएफ मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से इसकी पूरी की पूरी क्या पीडीएफ फॉर्म में प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 1, जो क्या है जिसमें हमारे पास ए वेक्टर दिया गया है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, उसकी लाइन इंटीग्रल फॉर्म दी गई है, जहाँ पे कर्व सी हमारे पास एक कर्व है एक्स वाई प्लेन में, और वाई क्या है हमारे पास उसकी एक इनिशियल पॉइंट दिया गया, यानी कि वाई की हमें वैल्यू दी गई हुई है, और इनकी बाउंड्रीज क्या बताई गई है 0 0 से लेकर 1 2 तक, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इसके पोजीशन वेक्टर लिया, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया, उसका डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। अब हम लोगों ने कर्व वाला लीनियर इंटीग्रल वाला फॉर्मूला उठाया, उसमें हम लोगों ने हर एक चीज़ की क्या की, ए वेक्टर हमारे पास मौजूद है उसकी वैल्यू पुट की, डी आर की हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, वो पुट की, फिर उसके बाद जब हम इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया, 3xy dx माइनस वाई की स्क्वायर dy, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने सवाल के अंदर मौजूद था कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x²। अब जहाँ जहाँ y है उसके बाद हम लोगों ने इसका डिफरेंशियल निकाल लिया, dy भी हमें मौजूद है, तो इस वजह से हम इसका डिफरेंशियल निकालेंगे। सबसे पहले उसके लिए हम लोगों ने y लिया, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशियल निकाला, तो 2x² हमारे पास y की वैल्यू आ गई यहाँ पे, उसके बाद dy की वैल्यू 4x d ऑफ x आ गया। अब हमारे पास क्या है कि हमारी पूरी की पूरी टर्म किसमें तब्दील हो चुकी है, x में, ठीक है। यहाँ से गौर कीजिएगा, यहाँ से हमारी पूरी की पूरी जो इक्वेशन या सवाल है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, x की वैल्यू, x वाली इक्वेशन के अंदर। हमारे पास इसमें कोई y नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसकी क्या लिया है, जो बाउंड्री ली है वो x वाली सिर्फ उठाई, यानी हमारे पास बाउंड्रीज थी ना, फिर 0 0 से लेकर 1 2 तक, ठीक है।
ये दो क्या है हमारे पास y की वैल्यूज़ और ये वाली x की वैल्यूज़। तो y तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, अब हमारे पास x बचा है, तो x कहाँ से कहाँ तक हो रहा है हमारे पास, वेराइज 0 से लेकर 1 तक। तो हम लोगों ने इसकी क्या लिया, 0 से लेकर 1 तक। जब हमने इनको सोल्व किया तो सी एक्स एक्स 3 हम लोग यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आप इसे खोलना चाहें तो आप लोग इसे आगे जाके खोल भी सकते हैं कि इनकी लिमिट्स वगैरह अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक स्केलर वैल्यू आ गई। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्केलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। अब